प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं। उसी रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुला ली जाती है। पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद से डोवाल की आंखों में वो आग थी जो कभी बुझती नहीं। 2019 की उस ठंडी फरवरी में जब पूरा देश गुस्से में जल रहा था, डोवाल ने प्रधानमंत्री को कहा था, सर, अब चुप रहने का वक्त नहीं, अब जवाब अंदर से देना है। टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रॉ चीफ सामंत गोयल मौजूद थे। कमरे की रोशनी मध्यम थी। दीवारों पर पुरानी घड़ियों की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं। बाहर दिल्ली की सर्द हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, मानो वो भी फैसले का इंतजार कर रही हो। अजीत डोवाल ने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें 1980 के दशक की वो तस्वीर चिपकी थी, जहां वो पाकिस्तान की खान रिसर्च लेबोरेटरीज के बाहर भिखारी बनकर खड़े थे, आंखें आधे बंद, लेकिन दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। उनकी उंगलियां मेज पर हल्के से थिरक रही थीं। वो उनका पुराना तरीका था, सोचने का, वक्त का इंतजार करने का। डोवाल ने धीरे से कहा, सर, पुलवामा, उरी, पठानकोट, हर बार पाकिस्तान ने हमें चोट पहुंचाई। 26/11 में मुंबई के 166 मासूम एक रात में चले गए। उरी में 19 जवान, पुलवामा में 40 सीआरपीएफ वाले एक पल में धूल हो गए। लेकिन अब हम उनके अंदर घुसकर खेलेंगे। पाकिस्तान को अब वो एहसास दिलाना है कि हम वहां हैं जहां वो सोच भी नहीं सकते। गोयल ने एक मोटी फाइल खोली। उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, ऑपरेशन अभय। फाइल में एक शख्स की तस्वीर थी, ब्रिगेडियर रशीद खान। वो शख्स था जिसने पुलवामा का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। उरी हमले में भी उसका हाथ था। 26/11 के बाद से वो पाकिस्तान का सबसे खतरनाक दिमाग बन चुका था, जो आईएसआई के अंदर बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता था, फंडिंग भेजता था, ट्रेनिंग कैंप चलाता था। रशीद इस्लामाबाद के फेज 8 में रहता था, एक हाई सिक्योरिटी इलाके में, जहां 24 घंटे आर्मी की तैनाती, ड्रोन निगरानी और आईएसआई के स्पेशल यूनिट की नजर हर कदम पर थी। डोवाल ने फाइल देखी, फिर शांत स्वर में कहा, हम इसे मारेंगे नहीं, हम इसे तोड़ेंगे। पाकिस्तान खुद इसे खा जाएगा। एक ऐसा खेल खेलेंगे कि रशीद का अपना सिस्टम उस पर शक करे, उसकी नींद हराम कर दे। मीटिंग में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री ने डोवाल की ओर देखा। उनकी आंखें शांत लेकिन गहरी, जैसे वो पूरे मैदान को देख रहे हों। डोवाल ने सिर हिलाया, वो हल्का सा सिर हिलाना जो फैसले की मुहर था। ऑपरेशन अभय को हरी झंडी मिल गई। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था। कमरे में बैठे हर शख्स जानता था कि अगर एक छोटी सी चूक हुई तो अंतरराष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता है। अमेरिका दबाव बनाएगा, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। अनिल गुप्ता, कैबिनेट सेक्रेटरी का डिप्टी, ने चिंता जताई, सर, रिस्क बहुत है। पाकिस्तान अगर भनक लग गई तो वे हमें घेर लेंगे। मीडिया में इंडियन एग्रेशन का शोर मच जाएगा। डोवाल ने शांत स्वर में कहा, अनिल, रिस्क तभी खत्म होता है जब खेल खत्म हो, और ये खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ। हम चुपचाप काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि असली जीत वो होती है जो कभी खबर नहीं बनती। विक्रम सिंह रॉ का युवा डिप्टी डायरेक्टर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में नैतिक दुविधा साफ झलक रही थी। वो जानता था कि ये ऑपरेशन गुप्त है, आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी का बोझ सिर्फ डोवाल पर नहीं, पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। डोवाल ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, याद रखो, 26/11 के बाद हमने सीखा था, सब्र का मतलब कमजोरी नहीं, ताकत है। कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन असल में यह सालों पुरानी तैयारी का नतीजा था। रॉ के पास सिर्फ एक ठोस जानकारी थी, रशीद की लोकेशन। लेकिन यही जानकारी सबसे बड़ी चुनौती भी थी। रशीद इस्लामाबाद के फेज 8 में रहता था, जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। सीधा हमला अंतरराष्ट्रीय संकट का कारण बन सकता था। डोवाल ने अपने युवा अधिकारी विक्रम सिंह को बुलाया। अगर बाहर से नहीं तो अंदर से, विक्रम। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल थे, कितना रिस्क, कितने लोग शामिल होंगे। डोवाल ने नक्शे पर उंगली फेरी। हम उनके घर के पास एक सेफ बेस बनाएंगे, ऐसा बेस जो शक के दायरे में न आए, लेकिन हर गतिविधि पर नजर रख सके।
दिसंबर 2019 में दुबई की एक पुरानी जेल में एक पाकिस्तानी नागरिक फरहान अहमद बंद था। मामूली चोरी का केस, कोई बड़ा अपराध नहीं। फरहान एक आम ट्रक ड्राइवर था। पत्नी और 2 बच्चे कराची में इंतजार कर रहे थे। रातें बेचैन गुजरती थीं। एक दिन जेल के दरवाजे अचानक खुले। फरहान को बेल मिल गई। बेल कराने वाला शख्स था रॉ का एजेंट, जिसे पाकिस्तान में वकील साहब के नाम से जाना जाता था। एक शांत, सूट बूट वाला आदमी जो डोवाल की सोच का हिस्सा था। वकील ने फरहान को बाहर निकाला और एक साधारण कैफे में बिठाया। मुझे तुम्हारी जरूरत है फरहान, वकील ने कहा, आवाज में वो शांति जो सालों के अनुभव से आती है। फरहान उलझन में था। उसकी आंखें घबराई हुई, हाथ कांप रहे थे। क्यों? मैं कौन हूं? वकील ने एक लिफाफा रखा जिसमें 50 लाख पाकिस्तानी रुपए थे। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। पाकिस्तान और दुबई में मेरा कारोबार है। मुझे भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। फरहान ने सोचा, यह ऑफर असामान्य था, लेकिन पैसों की सख्त जरूरत ने शंकाओं को दबा दिया। कुछ महीनों बाद फरहान पाकिस्तान लौट आया। दिल में एक अजीब सा डर, लेकिन नई उम्मीद। वकील ने उसे इस्लामाबाद के फेज 8 में एक छोटा सा घर किराए पर दिलवा दिया। घर नंबर 47। रशीद का घर सिर्फ 200 मीटर दूर था। इतनी नजदीकी कि रात में खिड़की से रशीद की काली एसयूवी की हेडलाइट्स साफ दिख जाती थीं। उसकी आवाज सुनाई देती थी। फरहान को नहीं पता था कि वकील असल में कौन है। सच्चाई ये थी कि वकील अजीत डोवाल का सीधा आदमी था, जो सालों से पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क बुन रहा था, धैर्य से, एक एक पत्थर जोड़ते हुए। रॉ के एजेंट अब अलग अलग समय पर फरहान के घर आने लगे। कभी एक इंजीनियर के रूप में जो पड़ोस में काम कर रहा हो, कभी एक बिजनेसमैन जो फरहान के साथ चाय पीने आए, कभी रात में चुपचाप फाइलें छोड़कर चले जाएं। फरहान ने कभी सवाल नहीं किए। वो बस वही करता जो वकील कहता था। उसकी पत्नी को लगा कि कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन फरहान की रातें बेचैन थीं। हर रात उसे लगता कि आईएसआई की गाड़ियां उसके घर के पास घूम रही हैं। हर फोन कॉल पर कान लगाए कोई सुन रहा है। अगले 8 महीनों में रॉ ने रशीद की हर सांस पर नजर रख ली। उसके ऑफिस जाने का टाइम सुबह ठीक 7:15, घर से निकलने का रूट हमेशा एक ही। यहां तक कि वो किस समय चाय पीता है, किस समय फोन पर बात करता है, किस दिन मीटिंग में जाता है, सब मिनट दर मिनट दर्ज था। दिल्ली में डोवाल हर अपडेट पर खुद नजर रखते थे। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, विक्रम ने रिपोर्ट दी, सर, रशीद कल सुबह 7:15 पर ऑफिस निकलेगा, साथ में 2 गार्ड। डोवाल ने नक्शे पर उंगली फेरी। अब हम उनके घर के अंदर हैं। विक्रम, पाकिस्तान को अब लगेगा कि उनका अपना सिस्टम उनसे सवाल पूछ रहा है। इस्लामाबाद में ब्रिगेडियर रशीद अपनी स्टडी में बैठा था। कमरा अंधेरा, मेज पर फाइलें फैली। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाज कम हो रही थी। हाल के दिनों में कई छोटी घटनाएं हुई थीं। एक फंडिंग लाइन अचानक बंद, एक सहयोगी का फोन गायब, एक मीटिंग में अचानक साइलेंस। रशीद ने सिगरेट जलाई। कुछ गड़बड़ है, उसने अपने सहायक से कहा, आवाज में वो कंपी जो डर से आती है। भारत का वो शख्स अजीत डोवाल हमें छू रहा है, लेकिन कैसे? वो कभी सामने नहीं आता, लेकिन हर बार हमारे अंदर से करता है। रशीद जानता था कि डोवाल का नाम पाकिस्तान की हर मीटिंग में आता है। वो शांत, धैर्यवान, लेकिन घातक, वो जो समय का इंतजार करता है। दिल्ली में डोवाल ने एक कोडेड कॉल किया। दूसरी तरफ से सिर्फ 3 शब्द आए, प्लान रेडी। डोवाल ने फोन रखा। कमरे में सन्नाटा था। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन तभी विक्रम ने एक नया मैसेज दिखाया। सर, फरहान ने संदेह जताया है। वो कहता है कि पाकिस्तानी एजेंसियां उसके आसपास घूम रही हैं। उसकी कवर स्टोरी पतली पड़ रही है। डोवाल की आंखें संकरी हुईं। लंबा सन्नाटा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह साइलेंट ट्विस्ट है विक्रम, अब खेल असली शुरू होता है। फरहान सिर्फ धुआं था, असली आग रशीद के अपने घर में जल रही है। 2020 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया कोविड के अंधेरे में डूब रही थी, ऑपरेशन अभय अपने सबसे नाजुक मोड पर पहुंच चुका था। दिल्ली के उत्तरी ब्लॉक के बेसमेंट में अजीत डोवाल अपनी कुर्सी पर बैठे थे। मेज पर फैले नक्शे अब हटा दिए गए थे। सिर्फ एक
सैटेलाइट फोन और एक पुरानी डायरी बची थी। बाहर बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में वो नमी थी जो फैसलों को और भारी बना देती है। विक्रम सिंह उनके सामने खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें नीचे। सर, वकील साहब, दिल्ली में ईद मनाने आए थे। कल रात बुखार हुआ, अस्पताल ले गए, कोविड पॉजिटिव, 3 दिन आईसीयू में जूझे। आज सुबह डोवाल ने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट का पैकेट उठाया, एक निकाली, लेकिन जलाई नहीं। उनकी उंगलियां पैकेट पर हल्के से दब रही थीं। वकील उनका सबसे पुराना और भरोसेमंद आदमी था। वो जो फरहान को संभालता था, वो जो पाकिस्तान के अंदर सालों से नेटवर्क बुन रहा था। उसकी मौत का मतलब था कि फरहान अब अकेला था, और अकेलेपन में इंसान टूट जाता है। विक्रम ने गला साफ किया। सर, फरहान ने आज सुबह एक मैसेज भेजा। वो कह रहा है कि आईएसआई के लोग उसके इलाके में घूम रहे हैं। उसका शक गहरा गया है। डोवाल ने आखिरकार सिगरेट जलाई। धुआं धीरे धीरे ऊपर उठा। विक्रम, अब पीछे हटने का वक्त नहीं। हमने जो बीज बोया था वो खुद उगाएगा। पाकिस्तान को अब खुद पर शक हो गया है। उन्होंने फोन उठाया, एक कोडेड मैसेज टाइप किया, सिर्फ 2 शब्द, प्रोसीड। फिर फोन रख दिया। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही थी। इस्लामाबाद के फेज 8 में फरहान अपने घर की खिड़की के पास खड़ा था। हाथ कांप रहे थे। वकील की मौत की खबर मिलते ही उसका मन डर से भर गया था। वो जानता था कि अब कोई कवर नहीं बचा। रात में उसने पाकिस्तानी एजेंसियों से संपर्क किया। शुरू से ही उसका शक था। वो पैसा, वो ऑफर, वो गुप्त मुलाकातें, उसने सारी जानकारी दे दी। घर नंबर 47, आने जाने वाले लोग, रशीद की लोकेशन। आईएसआई के एक अधिकारी ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, तुम सुरक्षित रहो, हम संभाल लेंगे। लेकिन फरहान जानता था कि सुरक्षित अब कोई नहीं था। उसने अपनी पत्नी को देखा, जो सो रही थी, बच्चे बगल में। आंखें बंद करके उसने सोचा, अब क्या होगा। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर रशीद अपने ऑफिस में बैठा था। टेबल पर फाइलें, दीवार पर पाकिस्तान का नक्शा। हाल के दिनों में कई छोटी छोटी चीजें गड़बड़ हो रही थीं। एक सहयोगी अचानक ट्रांसफर, एक फंडिंग अकाउंट फ्रीज, एक मीटिंग में अचानक साइलेंस। रशीद ने सिगरेट बुझाई। ये डोवाल का खेल है, उसने अपने सहायक से कहा, आवाज में वो खौफ जो अब छिप नहीं रहा था। वो हमें अंदर से तोड़ रहा है, बिना एक गोली चलाए। हमारा अपना सिस्टम हमें खा रहा है। सहायक चुप रहा। रशीद जानता था कि पाकिस्तान की हर मीटिंग में अब डोवाल का नाम आता था। वो शांत छाया जो हर कदम से एक कदम आगे थी। दिल्ली में डोवाल ने एक और मीटिंग बुलाई। प्रधानमंत्री मौजूद थे, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब। कमरा वहीं, लेकिन अब हवा भारी थी। डोवाल ने धीरे से कहा, सर, ऑपरेशन जारी रहेगा। फरहान ने लीक कर दिया, लेकिन हमने जो बोया है वो अब पाकिस्तान के अंदर ही फल देगा। रशीद अब उनका बोझ बन चुका है। प्रधानमंत्री ने लंबा सन्नाटा लिया, फिर सिर हिलाया। फैसला हो गया। जून 2020 की एक सुबह फेज 8 में सब कुछ बदलने वाला था। रॉ के बचे हुए एजेंट्स ने फरहान को चुपचाप निकाल लिया। लेकिन रशीद के घर के पास एक पुरानी सफेद टोयोटा पहले से खड़ी थी। उसमें कोई विस्फोटक नहीं था, सिर्फ एक ड्राइवर, एक अफगानी युवक जिसे रॉ ने अफगानिस्तान से लाया था। वो गरीब था, लेकिन मरने से नहीं डरता था। उसे सिर्फ इतना बताया गया था कि उसके परिवार को बाद में बड़ा पैसा मिलेगा। सुबह 10:40 बजे गाड़ी रशीद के घर की तरफ बढ़ी। चेक पोस्ट पर पुलिस ने रोका। गाड़ी रुकी नहीं, टक्कर हुई। फिर एक नियंत्रित धमाका, 40 किलो विस्फोटक, इतना कि गेट उड़ जाए, दीवारें हिल जाएं, लेकिन पूरा इलाका न जल जाए। धमाके की आवाज पूरे फेज 8 में गूंज गई। धुआं उठा, चीखें सुनाई दी। रशीद बच गया, लेकिन उसके सबसे करीबी 2 गार्ड मारे गए। उसका घर का मुख्य गेट उड़ गया, सामने की दीवारें दरक गईं। रशीद सोफे के नीचे छुपा, शरीर कांप रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि खतरा अब सिर्फ बॉर्डर पार नहीं, उसके अपने घर के अंदर था। उस दिन के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। आईएसआई ने अपने अंदर सफाई शुरू कर दी। कई अधिकारी गायब हो गए, कुछ को घर भेज दिया गया, ब्रिगेडियर रशीद को ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एक दिन वो भी गायब। पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं कहा। मीडिया में सिर्फ एक छोटी सी खबर, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा। लेकिन अंदर हर कोई जानता था कि यह समीक्षा नहीं,
खौफ था। दिल्ली में एक शाम अजीत डोवाल अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़े थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर देखी, पुलवामा की, जहां 40 जवान एक बस में थे। फिर उरी की, 26 ग्लेवन की। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन अंदर वो बेचैनी थी जो हर सफलता के बाद रह जाती है। विक्रम ने पूछा, सर, क्या हुआ? डोवाल ने बस कहा, खेल जारी है विक्रम। पाकिस्तान आज भी रात में जागता है। ऑपरेशन अभय खत्म हो चुका था। कोई तालियां नहीं, कोई घोषणा नहीं। दुनिया को कभी पता नहीं चला कि क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान का वो खौफ, अजीत डोवाल के नाम का खौफ, आज भी बना हुआ है। डोवाल ने सांस ली, खिड़की बंद की, अंदर चले गए।